बापू, ये जो तू सवेरे सवेरे रोटी बनाने बैठ जाता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तो हम अकेले तेरे लिए थोड़ी बनाते हैं, अपने लिए भी तो बनाते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब यही सवेरे की बनी रोटी तू दोपहरिया में भी खाएगा और रात को भी खाएगा। मुझे भी रात को बापू ये दिन भर की सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। अरे तो पहले काहे नहीं बताया? हम तेरे लिए आज से ताजी बना दिया करेंगे। अरे नहीं नहीं बापू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तू कुछ सोचना, कुछ उपाय सोचना, क्या हम दोनों को बनी बनाई मिला करे, तुझे भी मुझे। ऐसी क्या तरकीब हो सके है कि बनी बनाई खाने को मिले? हो ही कह ना सके, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है बापू, बस आदमी थोड़ा बुद्धि से काम ले। गरम गरम रोटी, खड़े मसूर की दाल, आलू पालक मेथी की तरकारी, ऊपर से पुदीने की चटनी, वो भी बैठे बैठे इसी खटिया पर। अरे बाबू लोगन के यहाँ तूने कोई खाना पकाने की मशीन देखी है का? ओहो बापू, तू सोच ना, सोच। अरे बेटा, जो काम जिंदगी भर हमसे नहीं हुआ अब बुढ़ापे में क्या होगा? हम तो बस अपने हाथ और पांव से काम करना जानते हैं, ये सोचने विचारने का काम हमरे बस का नहीं है। पर कोशिश तो कर बापू। तू ही काहे नहीं सोच के हमको बता देता? अब हम बताएंगे तो होगा कि बेटा बाप को अकल देने चला। अच्छा नहीं कहेंगे, तू बोल। बता दो। हाँ बापू, अब मैं ड्यूटी पे लग गया हूँ। हाँ। गाड़ी भी चलाने लगा हूँ। हाँ। झल्ली खाना अच्छा बनाती है। हाँ। क्या बताया? ओ, तो तू अपनी शादी की बात कर रहा है? इतनी देर से तो बोल रहा था बाबू, इतनी देर बाद तू समझे। लेकिन मुखिया मान जाएगा? उसी ने तो भेजा है, बोला साथ ले आ, शादी की बात पक्की करेंगे। ओ तो ये बात है, ऐसे मिलेगा पका पकाया खाना? हाँ कन्हैया, तू तो बड़ा होशियार हो गया रे। बाबू देख, बेटे के साथ मजाक किया तो नरक पे जाएगा। हाँ फर्दू आ बैठ, जीते रहो। ए भीरू, एक दिन बारात लेकर तो तेरे दरवाजे आना ही था भाई। आज की बैठक अगर हमरे घर रख लेता तो हमें भी बेटे का बाप होने का गर्व मिल जाता। अरे भाई, ये घर भी तो तेरा ही है, अब ये है किसका? आज की ये बैठक हमने अपनी जंगली के ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए बुलाई है। आज से 18 साल पहले हमने जानकी को जबान दी थी, वादा किया था उससे कि ये काम हम जरूर करेंगे। आज अगर जानकी जिंदा होती तो ये बैठक हमारे दरवाजे पे नहीं, ऊके दरवाजे पे होती। अब हम फर्दू से एक सवाल करते हैं, जैसे हम जानकी को दिया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं, क्या फर्दू भी करेगा? काहे नहीं करेंगे भीरू। अरे इसीलिए तो आज हम अपने बेटे कन्हैया को लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। तो फिर सबके सामने सुन ले, ये हमारी एक शर्त है। तू शर्त बोल भीरू, हमें तेरी सारी शर्तें मंजूर है। ऐसे नहीं, पहले शर्त सुन ले फिर बोल मंजूर है। अरे तेरी जवान तो हम बनदेवी की पूजा की रात 20 साल पहले ही देख चुके हैं। पुरानी बातें ना उखाड़ भीरू। फर्दू, पुरानी बातें आदमी भूल जाता है, पर उसकी टीस नहीं भूलता। वो आज भी हमारे मन में उठती है। हमारी शर्त यह है कि अगर कन्हैया जंगली से ब्याह करना चाहता है तो इसे हमेशा के लिए अपने बाप को छोड़ना पड़ेगा। ईका कह रहा है वीरू? वही जो तू सुन रहा है। कन्हैया हमरे घर में घर जवाई बन के रहेगा। मगर ऐसा अन्याय क्यों? ये अन्याय नहीं है कन्हैया, हम तुझसे तेरे बाप की बेईमानी का प्रायश्चित करने के लिए कह रहे हैं। वीरू, काहे पुरानी दुश्मनी जिंदा करता है? हमारी दुश्मनी तो जानकी की अर्थी के साथ ही उठ गई थी रे।
हमने सौगंध खाई थी कि वैसे ही तेरा कलेजा छलनी करके रख देंगे, जैसे तिल तिल करके तूने हमारा कलेजा छलनी किया है। बोल कन्हैया, अपने बाप की बेईमानी के पाप का प्रायश्चित करेगा तू? मेरे सिवा मेरे बापू का कोई नहीं है इस दुनिया में। यही चाहते हैं हम कि ये अकेला तड़प तड़प के मरे, कोई एक लोटा पानी देने वाला ना हो इसके पास, तभी हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। वीरू, हम तेरे पांव पड़ते हैं वीरू। छोड़ दे हमारे पांव फर्दू, हमें तेरे बेटे का जवाब चाहिए। सबके सामने जवान देते हैं हम। अगर कन्हैया हमारी बात स्वीकार कर ले तो हमारी सारी संपत्ति हमारी बेटी जंगली की नहीं, हमरे जवाई कन्हैया की होगी। उठ बाबू, उठ। तूने मेरे लिए अपने दुश्मन के पैर पकड़ लिए। तुझे इतना भी विश्वास नहीं था मैं कन्हैया पर। चल सरसाम लौट चले। मुखिया जी, अगर प्रेम देवी देवताओं का आशीर्वाद है तो यह आशीर्वाद हमें मिल चुका। समझ लेंगे कि किसी सांप के बच्चे को दूध पिलाया था हमने। क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि मुखिया ने प्रतिशोध की ज्वाला को कैसे 20-22 साल अपने सीने में पूछने नहीं दिया। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मुखिया कितना चाहता था जानकी को। कितनी विचित्र हो सकती है प्रेम की गति। क्या कहा आपने? यह कि प्रेम की गति कितनी विचित्र हो सकती है। ठीक कहा आपने। सचमुच प्रेम की गति बहुत विचित्र होती है। नमस्ते शंकर बाबू। नमस्कार गीता बहन जी, नमस्कार। अरे आप तो बाहर आ गए। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी बाहर की आबो हवा भी ले लीजिए तो। अच्छा, तब तो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप सबकी मेहरबानी है जी। लेकिन आपकी बहन जी को मैं समझ नहीं पाया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो तो आईने की तरह साफ है। वो तो है। अब देखिए ना, कभी कभी तो इतनी ममता दिखाती हैं कि अपने हाथ से मेरे पैर पर चुना हल्दी मलती हैं, और कभी कभी इतनी गैर हो जाती हैं कि 3-3 दिन तक नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ का सारा काम वो खुद देखती हैं, मगर फिर भी किसी के लिए गैर नहीं बनती। यही तो उनकी महानता है। अच्छा, इतना तो बता दीजिए कि अब उनके दर्शन कब होंगे? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? ये तो बहन जी खुद ही बता सकती हैं। बल्कि वो तो ये भी जानती हैं कि दूसरे उनसे क्या जानना चाहते हैं। अगर जानती होती तो समझती कि एक मेहमान उनके आश्रम में यूं ही नहीं पड़ा है। आप क्या समझते हैं उन्हें नहीं मालूम? आपके पाँव में चोट लगने के बाद यूं ही उठा लाई वो आपको यहाँ। अच्छा, अरे आपने तो चलना शुरू कर दिया। अब दर्द पहले से बहुत कम है। इसका मतलब बहन जी की दवा ने ही काम कर दिया। वैसे उनका अंदाज भी सही निकला। आपकी एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है। आपको तो बस मामूली मोह चाहिए। भगवान का शुक्र है। वैसे बहन जी है कहाँ? 4 दिन हो गए उनके दर्शन के। जी वो बाहर गई। कहाँ गई हैं? कब लौटेंगी कुछ मालूम है आपको? जी नहीं, यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? मतलब किसी ने उनसे पूछा नहीं कि वो कब लौटेंगी? यहाँ बहन जी से कुछ भी पूछना मना है। अगर कोई बताने की बात होती तो वो खुद ही बता देती। अच्छा, नमस्ते हुजूर। अरे छोटे लाल भाई, आइए आइए आइए। पाए लागन हुजूर।
आपका पैर कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, झा साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। झा साहब? झा साहब आए थे क्या? हाँ, यहाँ आए थे ना, यहाँ यानी रेस्ट हाउस में आए थे हुजूर, और बहुत जल्दी में थे, नहीं तो आपको मिलने जरूर आते। जाते वक्त कहकर गए हैं कि आप जब यहाँ से लौटे तो सरसावन में उनसे मिले बगैर ना जाए। हाँ ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? आप लोगों की सहायता से तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, झा साहब ने आपके लिए ये फलों की टोकरी भेजी। अच्छा, रख दीजिए। छोटेलाल भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी। जरा बैठिए। बैठिए बैठिए। आप इस इलाके के किसी पुराने आदमी को जानते हैं जो यहीं पला बड़ा हो? मेरा मतलब हो जो यहीं का हो। हाँ हुजूर, ऐसे हम 2-3 लोगों को तो जानते हैं। एक तो वही है चेतराम, जो सांप के कांटे का मंत्र जानता है, लेकिन वो तो 80 साल से ज्यादा का हो गया है हुजूर। अब तो ना उसे ठीक से दिखाई देता है और ना ठीक से सुनाई देता है। तो कोई और दूसरा? और दूसरा है बरखू, लेकिन वो तो सठिया गया है हुजूर, बाद में काटने को दौड़ता है। तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते जो देख सकता हो, सुन सकता हो और काटने को ना दौड़ता हो? ऐसा आदमी? हाँ हुजूर, अपने डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू? हाँ हुजूर, रानी मंजिल के डॉक्टर बाबू। वो तो बहुत पुराने हैं हुजूर, रानी माँ के जमाने के हैं। क्या हुआ हुजूर? आप जिस काम से आए थे वो पूरा नहीं हुआ का? नहीं छोटेलाल भाई, पूरा नहीं हुआ। और अब तो मैं थक चुका हूं। अगर एक आध रोज में काम नहीं बना तो वापस घर लौट जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, आप भी अपना परिवार छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं, चिंता तो लगती ही होगी। अच्छा हुजूर, हम चलते हैं। रेस्ट हाउस में एक गुड़ के व्यापारी आकर ठहरे हैं। गुड़ के व्यापारी? जी। क्या नाम क्या उनका? अब नाम गुस्ताखी माफ हुजूर, नाम तो आप ही का है, शंकर बाबू। ओह हाथ पैरों की सेवा बहुत कम लेते हैं, कानों की सेवा बहुत लेते हैं। बहुत बोलते हैं ना? हाँ हुजूर, बहुत बड़बड़ करते हैं, बहुत बोलते हैं, खुदा ही बोलते हैं, खुदा ही हंस लेते हैं। हमको बोलने का तो छोड़िए, हंसने का भी मौका नहीं देते। ये लीजिए, ये रख लीजिए। ठीक है हुजूर, आप भी परदेश में पड़े हैं, ये रहने दीजिए। अरे आपको थोड़ी दे रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए। उन्हें मिठाई ले दीजिएगा। रख लीजिए, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। जी आप कहते हैं तो रख लेते हैं। 8-10 साल के बाद इन पैसों से मिठाई खरीद लेंगे। 8-10 साल के बाद क्यों? जी आप ही ने कहा कि बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो हमारी तो शादी नहीं हुई है। अब शादी होगी, बच्चे होंगे, तो 7-8 साल तो लगे ही जाएंगे ना हुजूर। अच्छा हुजूर, हम चलते हैं। अच्छा। डॉक्टर बाबू? डॉक्टर साहब? कौन? मैं शंकर। अरे आप, कहिए, खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल। आपने तो छड़ी भी छोड़ दी। सब आपकी मेहरबानी है डॉक्टर साहब। कहिए, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ इस वक्त? बस यूं ही जी किया आपसे बातें करने का, मैं चला है। दरअसल डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जरूर पूछिए। आप यहाँ कितने सालों से हैं? मैं कोई 20 साल से। वैसे मैं पैदा भी यही हुआ था। जब डॉक्टर बना तो प्रैक्टिस शहर में शुरू कर दी, लेकिन जब रानी माँ ने यहाँ अस्पताल बनाया तो मुझे ये कहकर वहां से यहाँ ले आई कि यहाँ के लोगों का हक मुझ पर पहले है, शहर वालों का बाद में, और मैं चला आया। वैसे बात भी सच्ची ही थी। रानी माँ बहुत महान औरत थी। और माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रानी माँ के बारे में आपसे पूछने नहीं आया। मैं यहाँ एक आदमी की तलाश में आया हूँ जिसका नाम है सुधीर चौधरी।
कि नाम आपने जरूर सुना होगा। देखिए शंकर बाबू, इस बारे में अगर मुझसे कुछ ना ही पूछे तो अच्छा है। क्यों? हकीकत यह है कि मैं सच नहीं बोल पाऊंगा और ना ही गलत बोलकर मैं आपको गुमराह करना चाहता हूं। यानी मैं ये समझ लूं कि आप जानते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि यहां कोई कुछ नहीं जानता, और अगर कोई सब कुछ जानता है तो वह है सिर्फ बहन जी। अजीब बात है डॉक्टर साहब, आखिर क्यों हर बार मेरी तलाश बहन जी के नाम पर आकर रुक जाती है? क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है जो कोई कुछ बताना नहीं चाहता? अनजान बनकर बहन जी का नाम बस। आप समझदार हैं शंकर बाबू, आखिर कोई तो बात तक लोग खामोश है। आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं सुधीर चौधरी के इंतजार में इतने दिन से पड़ा हूं यहाँ? कोई दूर का रिश्तेदार नहीं हूं, मैं उसका भाई हूं। उसकी मां ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे अपना बेटा बनाया था। छोटे भाई की जिम्मेदारी छोड़कर गई है मुझ पर। उसकी जमीन है, मकान है, क्या करूं मैं सबका? छोड़ छोड़ कर अपने वतन चला जाऊं? परेशानी में पड़ गया हूं यहाँ आकर। अच्छा कम से कम ये तो बता दीजिए कि वो जिंदा भी है या नहीं? सुधीर चौधरी की बात इस इलाके में बहन जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखिए शंकर बाबू, बहन जी बहुत करुणामयी। कान पक गए हैं मेरे ये सुन सुनकर। आ जाने दीजिए उन्हें, मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि मैं उनके करुणा के इंतजार में यहां और नहीं रह सकता। जैसे आपकी मर्जी, हम तो लाचार हैं। माफ कीजिए, आपको रात में तकलीफ दी। नमस्ते। हाँ हाँ, सब काम ठीक से हो गया है। हाँ सुनो, तुम ये सारे कागज वकील साहब के पास पहुंचा दो। पैर कैसा है? जी बिल्कुल ठीक। देखा, मेरी बात सच निकली ना? आपकी पैर की कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया। खर्चा कितना हुआ मैं पूछ सकता हूँ? जी नहीं, नहीं पूछ सकते। इस आश्रम में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मेरे इलाज पर खर्चा कितना हुआ ये भी? देखिए, आप मेहमान हैं और मेहमान के मुंह से रुपये पैसे की बात अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि भृगु मुनि ने आपकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी। मेरी लाज रख ली उन्होंने। 7-8 दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, कहाँ गई थी? फिर सवाल? ओह माफ कीजिए, मैं भूल गया था। लखीमपुर गई थी। यहाँ आते वक्त रास्ते में राजा साहब की हवेली देखी थी। जी? उसी हवेली को अस्पताल बनाने की जिम्मेदारी सरकार खुद ले, इसीलिए गई थी। अब जाकर फैसला हुआ है। आपका काम भी करके आई हूँ। मेरा काम? हाँ, मुखिया मान गया है और अगले पूर्णिमा के दिन जंगली और कन्हैया की शादी है। आप तो करुणामयी हैं, मुझ पर दया कब करेंगी? दया? मैं समझी नहीं। बहन जी तो साधिका हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे छुट्टी कब मिलेगी? छुट्टी? मैंने आपको रोक के रखा है? तो मैं जाने की तैयारी करूं? अपने घर तो आपको जाना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं आपको सरसों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, घर पहुंच के आप जब मुखिया की कहानी लिखे तो उस किताब की एक कॉपी मुझे जरूर भेज दीजिएगा। सुनिए, यहाँ पर कोई सवाल पूछना मना है, फिर भी एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए। मैं एक लेखक हूँ, ये बात आपको मिश्र जी से पता चली या बहुत साल पहले किसी और ने बताया था आपको? किसी और ने? मतलब? आप तो साधिका हैं, सब कुछ जानती हैं, ये बात नहीं समझी? मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम है सुधीर चौधरी। अगर इसी वक्त आपको यहाँ से चले जाने का आदेश दे दूं तो? कौन आदेश देगा? रानी मंजिल की साधिका बहन जी या राजा साहब की बेटी उर्मिला? कौन है आपके सामने? कौन दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको? दोनों, साधिका भी
और राजा साहब की बेटी भी। मैं तो पहले ही दिन से दोनों को एक साथ देख रहा हूं और दोनों का संघर्ष भी देख रहा हूं अब तक। बहन जी को देवी मानने वाले ये नहीं सोचते कि वो एक नारी भी है जिसके मन पर सुख दुख की छांव भी पड़ती है। मैंने उस नारी के दर्शन कर लिए हैं। मैं उस नारी को हाथ छोड़ता हूं, बड़े भाई के नाते विनती करता हूं, मुझे मेरे भाई के विषय में बता दीजिए। आपने सुनी होगी वो और जो इस तरह चलती रही। मुझ पे रॉयल टच का जादू चल गया, देखते ही इसको मेरा दिल मचल गया। शहाना आराम ये शहाना अंदाज, तुम्हारे ही लायक है रॉयल टच, रहेगा तुमको इस पे नाज। लेदर नहीं ये फिर भी लेदर का दिखे, क्या छुअन बैठ के देखो जान मन, कितना मुलायम और नरम। ये रंग नहीं तो फिर क्या हुआ, रंग है कई स्टाइल है नया। बोलो बोलो पसंद है ना शुक्रिया, ये है रॉयल टच। सच इंजन आपको काम बहुत है प्यारा, काम पे कभी नहीं करते किनारा। जो बैठ जाऊं कुर्सी पे एक बार, घंटों बैठूं सरकार, ये है रॉयल